अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हम वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। वेलकम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है ख़ास तौर पे बकरा ईद के हवाले से, उसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे ईद के साथ आज के टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूरिक एसिड के बारे में है। अमूमन ऐसे मौक़ों पे जब ईद होती है, बड़ी ईद होती है, गोश्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, लोग बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने का ख़तरा होता है, या जो लोग ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनको भी एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, टॉपिक जो आज का है वो मैंने जैसे कि कहा कि ईद से हम उसको थोड़ा सा रिलेट करके बात करेंगे। गोश्त क्योंकि बहुत हर आम खास को अवेलेबल होता है बड़ी इजीली, और क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है कुछ थोड़ा सा कि एक तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो लोगों को ये समझ में आती है बात कि ठीक है, जो लोग ज़्यादातर पूरा साल अवेलेबल नहीं कर पा रहे होते हैं तो उनमें ये डिवाइड किया जाए, जो कि नहीं किया जाता। मतलब आपका मतलब है कि गोश्त के 3 हिस्से कर देने चाहिए, जो एक अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए और एक जो है वो दूर दराज के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए। कुछ इस तरह से डिवीजन होती है जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है। उसमें उसकी डिवीजन भी है, कुछ गलत तरीके से होती है जो कि अक्सर देखने में आया है। और फिर वेदर का भी बड़ा इफेक्ट होता है कि एक तो आप बड़ा पोर्शन अपने पास रख रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो, फिर थोड़ी गर्मी भी अभी तो है उसका। आप वैसे ये मेरी अपनी परसेप्शन है कि ज़्यादा जब गर्मी होती तो शायद आपको नहीं खाना चाहिए। तो इस बारे में आप ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा। लंबा स्टोर ही नहीं करना चाहिए उसको, अगर हम स्टोर नहीं करना चाहिए। लंबा स्टोर ही करके लोग जो उसको लंबे अर्से तक यूज करते रहते हैं वो बात ठीक नहीं है। उसको इस्तेमाल करें और जो उसका तरीकाकार है एक उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर देना चाहिए, गरीबों में, फैमिली में, खुद बाकी रख लेना चाहिए। तो आप हमें थोड़ा सा प्लीज़ गाइड कीजिए यूरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले तो ये इटसेल्फ है क्या? यूरिक एसिड में नादिया एक ऐसा केमिकल है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के एंड पे उसकी प्रोडक्ट निकलता है। जैसे कई सारे और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमोनिया एक प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट्स में से एक यूरिक एसिड भी एक प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड जो है वो प्योरीन के मेटाबॉलिज्म में से बनता होता है, और ये जो आपकी बॉडी में 2-3 इसके मैकेनिज़म्स हैं जिनसे यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ सकता है। जैसे मैं पहले बात करता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी, और यहाँ भी बात होती है कि पहले हम हर चीज़ की डेफिनेशन पे बात करते हैं। जब डेफिनेशन हो जाए तो काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेफिनेशन के अंदर ही हमें पता लग जाती है जो हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ये कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तो यूनानिमसली बहुत सारे लोग 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादती को हाइपरयूरेसीमिया कहते हैं, यानी हाई यूरिक एसिड 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो ठीक है। कुछ जो अथॉरिटीज हैं वो कहती है कि 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो भी ज्यादा है। तो ये स्टैंडर्ड लेवल इसका क्या है? ये स्टैंडर्ड लेवल तो 6 to 7 मिलीग्राम से ज्यादा जो भी चीज होगी उसको हाइपरयूरेसीमिया कहेंगे। आप बता रहे हैं 6 पॉइंट समथिंग या 7? 6 to 7। 6 से ऊपर भी ज्यादा ही है, 7 से ऊपर तो जब 7 हो जाएगा वो ठीक है। 7 तक आखिरी लिमिट है, अपर नॉर्मल लिमिट, जिसको हम अपर नॉर्मल लिमिट बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हाइपरयूरेसीमिया है ये कैसे पैदा होता है? अब कोई भी बॉडी में चीज़ की जो एक्सेस होती है वो ऐसे ही हो सकती है कि वो जो हार्मोन या वो केमिकल या तो उसकी ज़्यादती हो रही है, उसकी बनने में ज़्यादती हो रही हो, यानी वो ज़्यादा मिकदार में बन रहा हो, टर्नओवर बॉडी में सेल्स का ज़्यादा हो, उसके रिस्पांस में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा हो, या यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो जाए। और एक्सक्रीशन आपको पता है किडनी के थ्रू नहीं होती, तो अगर किसी पेशेंट की किडनी के फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो गए या किडनी में कुछ और ऐसे डिफेक्ट्स हो गए जिनकी वजह से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो गई है, तो फिर हम कह सकते हैं कि स्टोर हो जाएगा ज्यादा ब्लड में, तो उसको हाइपरयूरेसीमिया उससे भी हो जाएगा। सो इट इज ईदर एन ओवर प्रोडक्शन और इट इज एन अंडर एक्सक्रीशन। ठीक है। सो दोनों प्रोसेस जो है इनके नतीजे में ये बन सकते हैं। सिम्टम सेम होगी दोनों में? सिम्टम सेम हो सकती हैं। थर्ड जो है वो बात जो तरीका होता है वो ये होता है कि कीमोथेरेपी जो है, ठीक है, बहुत सारे यूरिक से जब हाई होता है तो उसके पीछे सम टाइम कोई सीरियस इशू भी हो सकता है, लाइक कि ट्यूमर हो सकता है बॉडी में। ये जो ट्यूमर्स होते हैं ना ये रैपिडली टर्नओवर करते हैं, तेजी से बनते जाते हैं सेल्स। तो जब रैपिड टर्नओवर होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिक एसिड होता है। तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई ट्यूमर हो,
तो फिर इसको अच्छे किसी फिजिशियन के यानी पास कि जाके टेस्ट यूरिक करवाना एसिड चाहिए। जो है एज अ सिम्टम आ सकता है, यूरिक बैक एसिड एंड as a पे कोई chemical, और मेजर प्रॉब्लम हो सकता हो है। सकता है, बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं कि उसको हम इसी तरह कि अब हम ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसके दौरान भी कई दफ़ा सेल बहुत ज़्यादा टूटते फूटते हैं, तो एज ए रिजल्ट यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा लेवल उसका बढ़ सकता है, उसको हम ठीक है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम भी इसके कहते हैं। अलावा कोई रीजन है? उसमें किडनीज भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा क्या रीजन हो सकती है? ओवरवेट पर्सन में यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। ओवरवेट? ओवरवेट जो लोग होते हैं वो 20% है। स्पेसिफिकली और- ओवरवेट में ज्यादा चांसेस होते हैं या किसी भी वेट रेंज में या एज रेंज में हो नहीं, सकता ये जो ओबीज लोग होते हैं, मोर देन Obese- BMI 30 से obesity ऊपर जो- वाले जो लोग होते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको और रीजन की ड्रग्स जो है, ड्रग्स मोस्ट ड्रग्स इंपॉर्टेंट रीजन है। अल्कोहल इसमें ऐड करेंगे या सारी ओवरऑल? अल्कोहल तो चले, मैं ये तो नहीं कहता पाकिस्तान में अल्कोहल का जो इस्तेमाल कम है, इस्तेमाल यहाँ भी इतना ही है। हमें इसलिए में ज़रूर पूछना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए इसके बारे में। ये भी बात सही है अल्कोहल वाली। और दूसरा ये है कि ड्रग्स जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनमें से जो थायाजाइड डायूरेटिक्स आप ये है, दूसरी ड्रग्स की बात कर रहे थे या मेडिसिन नहीं वाली? मेडिकल ड्रग्स की बात ओके, मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड इसको किया आपने है। विलिंग वेज के हिसाब अब से इसको मैंने समझा, विलिंग वेज के हाँ। हिसाब से अच्छा कि आपने नहीं, इसको थोड़ा वो जो डिफाइन ड्रग्स किया। जैसे हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, खास तौर ठीक पे है। जो ये जिनमें जैसे हम कहते हैं ना कि कोरेनेटिक ठीक। या कोडायोवेन या कोइजिडे, इस तरह की दवाई जिनमें को लगा होता है ठीक ठीक। या जिनमें DIU लगा होता है, तो ये जो ड्रग्स होती है ये असल में इनमें जो पेशाब ओवर मेडिकेशन होती है, ठीक है। डायूरेटिक्स होती हैं, और स्पेशली उसमें से थायाजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं, ठीक। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड नामी ड्रग्स जो हैं, ये सारी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती उसकी हैं। वजह किडनी के डिसफंक्शनल होना हाँ, है? वो मतलब उस लेवल पे उस पर एक्ट करती है ना, वहाँ ठीक से है। उसको डिस्टर्ब अच्छा, करती है। डायबिटिक्स में इसका क्या है? डायबिटीज भी चूंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं तो डायबिटीज में भी यूरिक एसिड ज़्यादा होने, क्योंकि डायबिटीज में दो चीज़ें कॉमन होगी, जी। एक तो वो हाइपरटेंसिव होते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं। ठीक है। और फिर ये है कि Obese भी होते हैं। डायबिटीज ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं हमेशा, टाइप 2 डायबिटिक्स, तो ठीक इसलिए है। दोनों में ये कॉमन चीज़ आ जाती है यूरिक एसिड आई। अच्छा, सिम्टम्स आपने थोड़ी डिटेल से बतानी है। हाँ जी, अब यूरिक एसिड 3 किस्म के प्रॉब्लम्स कर सकता है बॉडी में। नंबर 1 कि ये आपकी बॉडी में गाउट नामी एक बीमारी को जन्म दे सकता है। गाउट एक अर्थराइटिस है, यानी गठिया ज़रा दूसरा लफ्ज़ है जो अर्थराइटिस के लिए यूज़ होता है, वो हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप जोड़ों का दर्द कह लें, अच्छा, गाउट, ठीक है, गाउटी Okay. अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। और एक तो ये कर सकता है, दूसरा ये रीनल स्टोन्स कर सकता है। ठीक। किडनी के अंदर यूरिक एसिड जब जाएगा एक्सेसिव अमाउंट में, तो वहाँ यूरिक एसिड के स्टोन्स बना देगा। इसके कोई स्किन पे इफेक्ट होते हैं, कोई स्वेलिंग, कोई ऐसे? स्किन पे भी बताता हूँ। ओके अच्छा, तीसरे नंबर पे ये नेफ्रोपैथी कर सकता है, किडनी की डिजीज कर सकता है। ओके। चौथा जो आप बात करी वो जो डिफरेंट जो सूडोफाइड वो जो बन जाते हैं क्रिस्टल्स बन जाते हैं डिफरेंट उसके, प्लेसेस पे उसको अगर अभी tophies स्वेलिंग कहते यहाँ हैं। पे है, हाँ, थोड़ी देर बाद swelling यहाँ हो बनाते हैं। जाएगी, थोड़ी देर में बिल्कुल, ओवर दी जो बॉडी है वो स्वेलिंग करते हैं, उनको टोफाई भी कहते हैं। वो बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ही होते हैं जो वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपका जो सीरम में यूरिक एसिड हाई होता है, प्लस वो यूरिक एसिड इन दी जॉइंट्स जो है, अर्थात जो आपके जोड़ है उनके अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने सिम्टम्स की बात की थी, मोस्ट कॉमन जो लोग जो प्रॉब्लम लेके आते हैं यूरिक एसिड हाई वाले और जिनको गाउट का अटैक होता है, और वो किसी ड्रग के नतीजे में प्रेसिपिटेट भी कर सकता है या किसी हाई इनटेक ऑफ मीट के नतीजे में भी ऐसे हो सकता है। हाई इनटेक ऑफ मीट यानी कि Meat. हाई प्रोटीन? हाई प्रोटीन, जैसे अभी कुर्बानी का जो है वो टाइम आने वाला है 1-2 जी, दिनों जी। बाद, तो ऐसा हो सकता है कि यूरिक एसिड पहले से ज़्यादा कुछ पेशेंट्स का हो, पहले भी गाउट के मरीज हो। क्योंकि मुझे तो लगता वो- है कि लोग कुर्बानी का गोश्त खाने को ना हाँ, कौमी फरीदा हाँ, समझते फरीदा हैं। समझते हैं। तो अब वो खाएंगे तो साथ ही कहीं गाउट का भी फ्रीजर है ना, सारे जाम दे और दे। फिर एक और चीज़ भी है कि कुर्बानी का गोश्त खाया है क्योंकि ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं, हाँ, फिर उसको स्वाद डाइजेस्ट है। करने के लिए उनको कुछ ड्रिंक्स लाइक हाँ, डिफरेंट बिल्कुल ड्रिंक्स, सही सॉफ्ट कहते हैं, different ड्रिंक्स, with- सही, फिर सही, वो वेट अल्टीमेटली उससे अच्छा, इसमें से ड्रिंक्स की आपने बात की ना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड हुए होते हैं, तो जो जी। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ये भी लीड करती हैं इसको हाइपरयूरिसीमिया। एग्जैक्टली। तो इसलिए इनका भी एक्सेसिव यूज वैसे भी नहीं उनकी करना भाई चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में, वो तो यही है ना कि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और उससे आपका वेट इंक्रीज होता है और वेट इंक्रीज लीड्स टू मेनी अदर बिल्कुल लाइक बिल्कुल डिजीज। सेम बात होगी। चले, तो अब ये है कि जो गाउट के अटैक्स होते हैं टिपिकली अर्ली मॉर्निंग होते हैं। सुबह पेशेंट उठेगा तो वो पेनफुल स्वेलिंग के साथ उठेगा, ठीक है। और कहाँ पे उसको दर्द होएगी, उसको आमतौर पे बिग टो के ऊपर जो है, बिग टो के जो जोड़ है, पाँव का जो बिग टो होता है उसके जी। जोड़ जो होते हैं उसमें एक सिंगल जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होएगी ओहो, चलने और फिरने बहुत प्रॉब्लम पेनफुल होएगी।
उस वक्त उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, और वो जो ठीक होएगी वो सिर्फ पेन किलर के साथ होएगी। ठीक। याद रखें कि उस वक्त उन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो यूरिक एसिड को लोअर करती हैं। वो जो अटैक उस वक्त हुआ होता है उसमें सिर्फ पेन किलर काम आती अच्छा। है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, वो पेन काम आती हैं। अदरवाइज जो यूरिक एसिड को लो करने वाली मेडिकेशन है जिनका बाद में जिक्र करते हैं, वो उस वक्त इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पेन की सूरत में नहीं इस्तेमाल। पेन की सूरत, जब इन्फ्लेमेशन और पेन हुई होती है ना, ठीक। वहाँ पे पूरी रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, अच्छा, अच्छा। जोड़ काफ़ी तकलीफ में होता है पेशेंट। राइट। तो ये टिपिकल अटैक होता है, और यूजुअली किसी न किसी इवेंट के नतीजे में ये होता है। जैसे आपने हाई प्रोटीन इंटेक ले ली है, या आपने कोई ऐसी मेडिकेशन शुरू की है जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल एकदम बढ़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की हाई प्रोटीन इनटेक्स की। एक नॉर्मल बंदा जो कि ओबीस भी नहीं है, जो कि डायबिटिक भी नहीं है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी इस तरह की नहीं है, मगर वो हाई प्रोटीन इनटेक कर रहा है, या मीट का ज़्यादा, रेड मीट या जो भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको कोई इस तरह के कुछ सिम्टम्स हों जो कि टिपिकली यूरिक एसिड को तो ना कर रहे हो, मगर वो वैसे ही तो उस यूरिक एसिड की नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे को बॉडी पेन्स हो सकती हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब पता है क्या है, समटाइम्स ये होता है कि नॉर्मल लोग होते हैं ना, जब नॉन डायबिटिक, तो उनको कुछ ऐसी सिम्टम्स आती हैं जैसे चक्कर आ रहे हैं, या उनका मीठा खाने का, या मीठा ना खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम, या ज़्यादा खा, तो वो समझते अच्छा मुझे डायबिटीज़ तो नहीं होगी, कुछ ऐसी सिम्टम्स आती है। अब ऐसा अगर कोई शख्स यूरिक एसिड बीमारी ऐसे एक्चुअली नहीं होती। यूरिक एसिड बीमारी जो है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक होती है या सिम्प्टोमेटिक होती है। अच्छा। तो सिम्प्टोमेटिक मैंने बताया कि या तो वो गाउट अटैक करेगी, ओके, तो आपको पेन होएगी, एक स्पेसिफिक जॉइंट के अंदर होएगी, ठीक है, और उससे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा जिस तरह रीनल स्टोन्स हो जाए, तो रीनल स्टोन्स के लिए क्या होता है, फ्लैग में पेन होती है पेशेंट को, और अगर वो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराता है तो उसमें आरबीसी ज़्यादा आ जाता है, ये ब्लड ज़्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हीमोचूरिया, माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया हो रहा है। तो वहाँ से हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो रीनल स्टोन्स डायग्नोज हो जाते हैं। तो कई दफ़ा पेशेंट यूरिक एसिड लेवल करवाते ही हैं, एक्चुअली वो रीनल स्टोन्स के पेशेंट होते हैं, या किसी जोड़ के अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, वो यूरिक एसिड करवाते हैं, या ऐसे लोग करवाते हैं जो टीबी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। टीबी की दवाइयाँ भी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती है, क्योंकि वो बहुत हाई पोटेंसी की होती हैं। नहीं, वो पोटेंसी की बात नहीं होती, उनके कई मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड को लेवल मैं अपनी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूं ना, पोटेंसीज का चक्कर होता है, वो हाई पोटेंसी और लो पोटेंसी की बात नहीं होती। अच्छा, डिपेंड करता है किसी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। अच्छा, ठीक है, जैसे थायराइड्स हैं तो उनका साइड इफेक्ट है, जैसे ये मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, तो वो तो यूरिक एसिड बढ़ाएंगी, उनका नॉन साइड इफेक्ट है, ठीक वो है, जिस पोटेंसी में भी होंगे उसमें इफेक्ट करेंगे। ठीक है, आप तो माइंड कर गए। नहीं कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा चले। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना था कि जो यूरिक एसिड पेशेंट्स हैं उनको प्रिकॉशंस क्या हैं, डाइट में क्या प्रिकॉशंस, डाइटरी प्रिकॉशंस क्या हैं, कि ऐसा क्या खाएं जिससे वो सही रहे? वैसे बहुत सारा जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि 1 मिलीग्राम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता खाने पीने के साथ। अच्छा, लेकिन जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ऑलरेडी हाई हैं तो फिर 1 मिलीग्राम भी उसमें काउंट करता है। तो इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस के बारे में कॉशियस नहीं है लिटरेचर, बट उन्होंने ये ज़रूर बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, वो जो अवॉइड करनी चाहिए वो है, एक तो आपका मीट, बीफ और लैम, और ये सारे जो आ जाते हैं। अच्छा, इसमें आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स में ये स्पेसिफिकली बताना है कि कौन सा मीट, एक तो रेड मीट है, चिकन है, तो इसमें चिकन नहीं, रेड मीट, चिकन नहीं आएगा इसमें? चिकन इसमें नहीं आएगा, चिकन खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिकन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, और चिकन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो फ़िश है, जैसे बहुत कॉमनली फ़िश कौन सी यूज़ होती है? कम वाली, बहुत कॉमनली हम कौन सी कॉमनली सैल्मन, शायद, आई गेस। सैल्मन भी है, और मुझे नाम इतने नहीं आते, तो मुझे जो मिल जाए मैं खा लेती। चले, तो जो फ़िश है उसका इस्तेमाल अगर हम हाई उसकी इनटेक करते हैं, मॉडरेट अमाउंट से ज़्यादा हाई अमाउंट में करते हैं, ठीक है, तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऑन द अदर हैंड कि जो फ़िश के बेनिफिट्स हैं बॉडी में, उनसे कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो फ़िश की इनटेक हो गई, ये जो बीफ और मटन हो गया, और आपकी जो एक पालक के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये यूरिक एसिड बढ़ा सकती है, कुछ लिटरेचर उसके अगेंस्ट भी कहता है, तो पालक ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आपकी ये अल्कोहल की इनटेक है, डेफिनेटली यूरिक एसिड को बढ़ाती है, मैंने पहले बात की थी ना। था। तो इसमें ये है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो उसको रिकमेंड करते कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे कहते हैं कि मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन जो है
वो इसको शायद डिस्टर्ब नहीं करेगी केमिकली। नहीं आप बिल्कुल भी ये रिकमेंड ना करें। आप नहीं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो जो मना है ना पेशेंट्स, बिल्कुल। हाँ, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें से हम अगर रिसर्च पे से देखें तो एक होते हैं कि हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल वाले लोग होते हैं और एक होते हैं मॉडरेट वाले। तो हाई इनटेक वाले जो लोग हैं उनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, प्रिकॉशन उनके लिए। अच्छा, फिर जो है आपके विटामिन सी का इस्तेमाल जो है वो इसको लेवल को कम करता है। कॉफ़ी की जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉफ़ी यूज़ करनी है पर डे में, वो इसके यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कम भी करती हैं। अच्छा, चेरीज़ के बारे में भी यही है कि चेरीज़ भी जो हैं वो अगर इस्तेमाल की जाएँ तो कुछ स्टडीज़ हैं कि चेरीज़ उसको यूरिक एसिड लेवल को कम करती है। यानी कि फ्रूट्स वैसे भी अच्छे फ्रूट्स होते हैं। ओवरऑल, हाँ, अच्छे होते हैं फ्रेश फ्रूट्स। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप का वेट, जब भी आपको यूरिक एसिड का इशू हो तो पानी की जो आपका है उसकी मिकदार बढ़ा लें। ओके। आपको कोई 3000 ml 24 आवर में लेना चाहिए। 3 लीटर 3 लीटर हो गया ना, 3 लीटर यूज़ करना है पानी आपने 24 आवर में, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। और नंबर 2, आपने वो अपनी जो लाइफस्टाइल चेंज करने, अपने वेट रिडक्शन पे काम करना है, ठीक है। वेट रिडक्शन से भी यूरिक एसिड कम होता है। और फिर ये है कि अल्कोहल इंटेक आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। बात दूसरी ये बात कि जो नॉट रिकमेंडेड एनी सिचुएशन। और इसके बाद ये कि जो आपका मीट के बारे में हमने बात कर ली है, और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं एज फार एज डाइटरी प्रिकॉशंस आर कंसर्न्ड जी, ठीक है। अच्छा, आगे जी। इसमें ये आपने अभी बताया, मैंने अभी आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि इसकी अलामात के बारे में जब बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो आपने कहा कि जब ये प्रॉब्लम्स हों, मतलब गाउट करेगा या किडनी पेन करेगा, हमें ये अंडरस्टूड है कि ये यूरिक एसिड की ज्यादती या कमी के सिम्टम्स हैं। तो फिर भी इसके बावजूद हमें शुड वी गो फॉर द टेस्ट और सम डायग्नोसिस, या बस समझ लेना चाहिए? बस अपना सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं रूटीन में। जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, लोगों के अंदर टेस्टिंग करवा रहे होते हैं, तो यूरिक एसिड भी उसमें करवा लेते होते हैं। जबकि जब भी पेशेंट नॉन स्पेसिफिक कोई उसको पेन्स होती हैं या उसको जोड़ों में तकलीफ हो रही होती है, तो हम उसमें यूरिक एसिड उस पैनल में आता है, ठीक है। तो उस लेवल से आपने डिसाइड कर लेना, जो आपने डिसाइड किया कि कट ऑफ है 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक। एनीथिंग अबव 7 इज एबनॉर्मल, ठीक है। ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रीटमेंट में जैसे पहले वही लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, फिर 2 किस्म की मेडिकेशन दी जा सकती हैं। एक मेडिकेशन होती है जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है, जो स्टोरेज होती है उसको वो कम करता है, अगर किडनी में से एक्सक्रीट कम हो रहा है तो। और दूसरा जो है वो है कि आपने ऐसी मेडिकेशन देनी है जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर दे। उसमें अब तक 2 मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं। बहुत अर्सा पहले तक एक ही मेडिसिन थी, उसको हम एलोपिरिनोल भी कहते हैं, उसको ज़ाइलोरिक भी कहते हैं। तो जो पेशेंट इस्तेमाल करते हैं उनको समझ आ गई होगी, ये 100 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम अवेलेबल थी। और फिर उसके साथ कभी कभी एलर्जी भी हो जाती थी पेशेंट्स को, तो उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब कुछ अरसे से एक और मेडिसिन, उसको हम गो यूरेग, ये जो है ज़्यूरेग, मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, वो 40 और 80 मिलीग्राम अवेलेबल है। तो आजकल एलोपिरिनोल की जगह फिबेक्सोस्टेट नामी एक मेडिसिन है, उसको यूज़ किया जा सकता है। उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स एज़ कम्पेयर टू ज़ाइलोरिक या एलोपिरिनोल थोड़े से कम है, ठीक है। तो आजकल ये कॉमन यूज़ में है। और जो यूरिक ड्रग्स हैं वो ज़रा सी हम कम यूज़ करते हैं, बहुत रेयर उनका यूज़ होता है, और ऐसे पेशेंट्स भी कम होते हैं जो अंडर सिक्रीटर हो। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका वेट बहुत कम होता है, लेकिन उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा पॉसिबल? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है ना, मेटाबॉलिक है, प्रोटीन को मेटाबॉलाइज नहीं हो। आप मुझे बताएं कि आपने कोई ऐसे पेशेंट देखे जिनका वेट बहुत कम हो लेकिन वो डायबिटिक हो? ऐसे होते हैं ना। सो अक्सर तो हम यही कहते हैं ना कि ओवरवेट होना डायबिटीज़ को जन्म देता है, लेकिन ऐसे भी टाइप 2 डायबिटिक्स होंगे जिनका वेट ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी तरह से ऐसे यूरिक एसिड के पेशेंट भी हो सकते हैं जिनका वेट जो ज़्यादा ना हो, उनके अंदर कई और रीज़न्स हो। और एक और बात, जो एक दफ़ा किसी पेशेंट ने मेरे से पूछा कि सर मेरा यूरिक एसिड कम आ गया, तो आप बताएं मुझे क्या हो सकता है। तो उस वक्त तो खैर मैं बहुत ही जूनियर लेवल पे काम करता था, मैं काफ़ी सोची पड़ गया कि आज तक तो ये ऐसी बात नहीं हुई कि यूरिक एसिड कम का भी इशू आया, क्योंकि हाई का इशू आता हमेशा। एनी हो, मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि एक कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म, यानी आपकी अगर बॉडी में थायराइड लेवल हाई हो जाए तो यूरिक एसिड लेवल कम हो सकता है। उसकी रीज़न क्या, कैसे वो उसको मेटाबॉलिज्म को उस तरह से मॉडिफाई करता है हाइपरथायराइडिज्म,
कि उसमें यूरिक एसिड लेवल की जो लेवल है वो बॉडी में कम हो सकता है। अच्छा। तो हाइपर यूरेसीमिया अगर एक हाइपो यूरेसीमिया अगर हो, यानी बिल्कुल कोई 1 और 2 मिलीग्राम पे यूरिक एसिड आ रहा हो रूटीन में बगैर किसी मेडिकेशन के, तो तो पहले कह हम सकते हैं उसको कम ट्रीट है। करेंगे ना, जो प्रॉब्लम हम मेन प्रॉब्लम ट्रीट करें, उसमें ट्रीटमेंट वो ऑटोमेटिकली वो उसको ऑटोमेटिक। ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसा मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को? मेरा यही मैसेज है कि जो ईद का दिन भी है उसको भी एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ रहने दें, उसमें एक्सेसिव खाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वॉक को मेंटेन रखें, उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखें और स्मॉल अमाउंट ऑफ मीट ज़रूर इस्तेमाल कर लें। ओके अब मैं बोलूँ थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद रहने का। हमारे साथ आपके साथ और मेरे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर जावेद। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि यकीनन आपके काम आएंगी ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, और जब तक आपके पास गोश्त मौजूद रहेगा, और पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। मेरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि इस दफ़ा बकरा ईद आ रही है, लोग जानवरों को कुर्बान करते हैं, कुर्बानी देते हैं, लोगों में गोश्त डिवाइड करते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि इस ईद पर आप लोग अपनी अना को, अपने गुस्से को और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो आपके मूड के लिए ठीक नहीं है, आप उनको कुर्बान कर दीजिए प्लीज़, ताकि आप ज़िंदगी भर खुशी खुशी से रहें और अच्छी लाइफ गुजारें। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।